बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब बारी है बच्चों फिजिक्स की। 9 मार्च को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2015 तक राजस्थान बोर्ड के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आ चुका हूं। जो टॉपिक आपके हट चुके हैं उनके मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि बच्चों सिलेबस में है ही नहीं। ये आपका पार्ट 1 होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का। 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पार्ट 2 के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वीडियो काफी शानदार होगा बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नहीं बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। यदि आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कर लेते हो न्यूमेरिकलों को, तो डेफिनेट है बच्चों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। 9 मार्च का आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि मैं पार्ट 2 को लेकर आ सकूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दिए हुए परिपथ में x तथा y बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2011 में। आपको एक परिपथ दिया हुआ है, इसका आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, ये आप एक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। ध्यान कीजिए, ऐसी स्ट्रक्चर आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है। याद करो व्हीट स्टोन सेतु, कुछ याद आया होगा व्हीट स्टोन सेतु आपको। इसी टाइप की वहां पर स्ट्रक्चर थी, जिसमें हम क्या करते थे भाई, इसको P, इसको Q, इसको हम R, इसको क्या मानते थे हम S मानते थे, ठीक है। वो जो बीच वाली शाखा होती थी वो किसी काम की नहीं होती थी। कब नहीं होती थी? जब आपका व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। तो व्हीट स्टोन सेतु की जो संतुलन अवस्था होती है वो क्या होती है भाई, P बटा में Q इक्वल टू R बटा में S। तो P का वैल्यू कितना है भाई, 20 है। Q का वैल्यू कितना है, 20 है। R का वैल्यू भी 20 है और S का वैल्यू भी 20 है। तो यहां से आप देखोगे आपका 1 बराबर 1, यानी कि जो आपका रेशो है ना, जो आपका अनुपात है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अनुपात बराबर है तो ये जो शाखा दिखाई दे रही है ये किसी भी काम की शाखा आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली आप देख पा रहे हो आपका जो सर्किट है वो सिंपल बन गया। जो आपका P और जो आपका Q है वो आपका ऊपर श्रेणी क्रम में है, और जो आपका R और जो आपका S है ये भी आपका श्रेणी क्रम में बन गया। और जो P, Q और R जो S है ये आपस में क्या बन गए भाई, समांतर क्रम में बन गए हैं। तो श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं भाई, 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। यहां से ये दोनों भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो 20 और 20 कितना आ जाएगा भाई, 40 ओम आ जाएगा। अब आप देखो, ये 40 ओम का एक प्रतिरोध बन गया, ये 40 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। ये दोनों कौन से क्रम में बन गए भाई, समांतर क्रम में बन गए। और जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का टोटल। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 40 गुणा में 40 बटा में 40 प्लस में 40, तो ऊपर से आएगा आपका 1600, यहां से आपको मिलेगा 80। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा भाई, 8 का भाग 16 में लगाओगे 2 बार चला जाएगा। तो 20 ओम आपका क्या आ जाएगा भाई, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा X और Y बिंदु के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 20 ओम। ऐसे आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद और करने के बाद मजा आ जाएगा। देखिए क्या है, 10 फेरों वाली एक कुंडली में समान चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। 2011 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को भाई कैसे करोगे। आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर माइनस का N d∅b अपोन में क्या होता है भाई, dt आपका होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, देखो आपको फेरों की जो संख्या दी हुई है वो कितनी है, 10 फेरे हैं, ठीक है। और जो d∅b है ये क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स है, dt क्या है आपका भाई, टाइम है।
अब देखिए आपको पहले निकालना होगा फ्लक्स। अब देखो जो फ्लक्स है ना आपका वो 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। मतलब स्टार्टिंग में था आपका 0.8, उसके बाद कितना हो गया भाई, ये 0.2 हो गया। इसका मतलब जो आपका φ1 है वो कितना था, 0.8 वेबर था, और जो आपका φ2 है वो कितना हो गया, 0.2 आपका वेबर हो गया। अब आपको फ्लक्स में क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करोगे डिफरेंस निकालने के लिए, अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को आप लेस कर दोगे। तो φ2 का वैल्यू कितना है 0.2, माइनस φ1 कितना है 0.8, माइनस करते हो तो आपको मिलेगा माइनस का 0.6 वेबर आपको फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, जो फेरों की संख्या है भैया वो आपको दी है 10 है, और जो आपका टाइम है, टाइम dt जो आपका है वो कितना है 0.1 सेकेंड है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो E बराबर माइनस का 10 गुणा में फ्लक्स आपका आया है माइनस का 0.6, टाइम है आपका 0.1। बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। इसका जो आंसर आएगा वो 60 वोल्ट आ जाएगा। देखो पॉइंट से आपकी पॉइंट कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 60 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड को करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि भैया एक 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है। ऊर्जा में भाई वृद्धि निकालने, कितनी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन काफी शानदार है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कैसे करेंगे, देखो धारिता आपको दी हुई है, ठीक है, कितनी है 6 माइक्रोफेरेड आपको धारिता दी हुई है। अब देखो जो स्टार्टिंग में जो आपका वोल्टेज है विभवांतर वो कितना है 10 है, तो V1 का वैल्यू कितना है भाई 10 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने बढ़ाकर 20 कर दिया, मतलब जो नया वोल्टेज है V2 उसको मान लेते हैं, माने क्या बच्चों दे ही रखा है 20 वोल्ट है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, मतलब आपको डेल U का वैल्यू निकालना है। डेल U बच्चों आपको निकालना है, ऊर्जा में आपको वृद्धि निकालनी है। देखो संधारित्र में आपने ऊर्जा पढ़ी होगी, कितनी स्टोर होती है बच्चों, फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV² आपकी एनर्जी होती है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो U1 बराबर हाफ, C का वैल्यू कितना है भाई 6, V वोल्टेज स्टार्टिंग का हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा आपका 100। यहां से आप देख सकते हो आपका जो आंसर आएगा, माइक्रो को आप चेंज कर सकते हो भाई, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 से आप इसको चेंज कर दोगे, यहां से आप काटोगे तो 50। ठीक है, और आप 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा भाई 310 की घात माइनस 6 जूल आपका आ जाएगा। ये है स्टार्टिंग की, मतलब ये क्या है आपका U1 है। अब बात करते हैं हम U2 निकालते हैं, तो हाफ C की वैल्यू क्या है 6, 10 की घात माइनस 6 गुणा में V2 का वैल्यू कितना है भाई 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 200 बार कट जाएगा। देखो 6 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो है प्लस की, यहाँ माइनस की 6 जीरो है, तो ये आपकी माइनस की 4 बच जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप यहाँ से भी कर सकते हो, 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल, और ये भी आपका जूल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है भाई, डेल U निकालना है। तो कैसे निकालोगे, U2 में से आप माइनस कर दोगे U1 को, तो U2 का वैल्यू है 12 गुणा 10 की घात माइनस 4, U1 का वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस 4। 10 की घात माइनस 4 तो दोनों में कॉमन आ जाएगी, 12 में से आपका 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल आपका आ जाएगा। इतनी बच्चों एनर्जी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 4 क्या है, π/4 कलांतर के तुल्य पथांतर होता है। तुल्य आपको भाई पथांतर निकालना है। काफी सिंपल सा सवाल है, लेकिन बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और परेशानी बच्चों को करता है। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे करोगे, कलांतर आपको दिया हुआ है π/4। ठीक है, तो कलांतर को हम प्रेजेंट करते हैं फाई से, π/4, या फिर हम डेल फाई से। ठीक है, डेल फाई से हम कलांतर को प्रेजेंट करते हैं। अब आपसे पूछा गया है भाई पथांतर, मतलब आपसे डेल x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए कलांतर और पथांतर में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, जो आपका कलांतर होता है वो इक्वल टू होता है 2π/λ गुणा में पथांतर के। कुछ भी पूछे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो आपसे ना
पथांतर देकर आपसे कलांतर भी निकलवा सकता है और आपको कलांतर देकर वो पथांतर भी निकलवा सकता है। दोनों तरीके से सवाल बनेगा, ठीक है। फिलहाल ये हमें पथांतर निकालना है, तो डेल फाई का वैल्यू क्या है कलांतर का, π/4 है इक्वल टू 2 पाई में लेमड़ा गुणा में डेल एक्स। देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, लेमड़ा आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जो डेल एक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका λ/8 बच्चों, आपका जो है पथांतर वो हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, x बराबर 4 ओम, मतलब जो x है वो आपका प्रतिरोध है जिसका मान 4 ओम दिया हुआ है, और y बराबर 48 गुणा 10⁻⁻8 ओम गुणा मीटर। ओम गुणा जो मीटर होता है बच्चों ये आपकी जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता इसका मात्रक होता है। चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के लिए संगत मान लिखिए। ये 2013 के अंदर बच्चों क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। देखिए विशेषकर इस लाइन पर फोकस करना है, यहां आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। लंबाई को आपने आधा किया है, जब भी हम लंबाई को आधा करते हैं तो याद रहे जो हमारा प्रतिरोध होता है, नया प्रतिरोध हम मान लेते हैं x डैश है, वो क्या है पहले के प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई आधा हो जाता है। पहले 4 ओम था तो नया प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम। याद रखना बच्चों लंबाई आधा करते हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाता है, ठीक है। लंबाई दुगना करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन आपने चालक को चेंज नहीं किया है तो इसीलिए जो आपकी प्रतिरोधकता है उसमें चेंज नहीं आएगा। जितनी आपकी पहले प्रतिरोधकता थी उतनी ही आपकी अब प्रतिरोधकता रहेगी। तो y जो नया डैश आएगा आपका वो सिंपल y के ही इक्वल टू आने वाला है। याद रहे प्रतिरोध जो है वो आधा हो जाएगा और जो प्रतिरोधकता है वो अपरिवर्तित रहेगी। ये आपको लिखकर आना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि R बराबर 8 ओम है, XL इक्वल टू XC का मान 6 ओम है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान RMS निकालना है, परिपथ की आपको क्या निकालनी है भाई प्रतिबाधा निकालनी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है V नोट का मान कितना है 220 वोल्ट है, ठीक है। और आपको जो R का मान है वो 8 ओम दिया हुआ है, जो XL बराबर है किसके XC के कितना है 6 ओम है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान मतलब आपको VRMS निकालना है, और आपको क्या निकालने में प्रतिबाधा यानी कि आपको Z भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा जो VRMS का फॉर्मूला होता है VRMS बराबर V नोट अपॉन में √2। तो V नोट का मान कितना है 220 अपॉन में √2। तो ये आपका क्या है भाई आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्रतिबाधा की तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू R का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, XL का वैल्यू 6 है और XC का वैल्यू भी 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 64। ध्यान दीजिए 6 में से आपका 6 लेस होगा तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 64 का जो वर्गमूल होता है वो आपका आ जाएगा 8 ओम। प्रतिबाधा का मात्रक होता है बच्चों ओम। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है भाई ओम ही होता है। तो 8 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी प्रतिबाधा आ जाएगी 8 ओम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.12 कीगा द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक का आपको मान दिया हुआ है। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में फंसेगा, डेफिनेट फंसेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। हो सकता है बच्चों यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 7 का। पहले आप उस डाटा को लिखिए जो डाटा आपको दिया हुआ है, उसको पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। यही फंडा है बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है गिवन डाटा। यदि आप गिवन डाटा लिखते हो तो आपको यह पता लग जाता है कि भाई फॉर्मूला किस बेस पे आपको लगाना है। तो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना है 0.12 kg आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, और जो आपका वेग है वो कितना है भाई 20 मीटर पर सेकंड आपका वेग है। आपसे लैम्बडा पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो फॉर्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का लेमड़ा बराबर में h/p। याद रहे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सही सूत्र क्या है। तो सूत्र होता है लेमड़ा बराबर h/p। h है आपका प्लांक नियतांक, p है बच्चों आपका संवेग। ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी आपको ना h का तो मान फिक्स है बच्चों, लेकिन जो संवेग है p, इसका मान आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन संवेग को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर m गुणा में b, द्रव्यमान गुणा में वेग। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपको द्रव्यमान भी दिया हुआ है और आपको वेग भी दिया हुआ है, तो इसको हम लगा देंगे। तो देखिए लेमड़ा बराबर में h/m/v। तो h का वैल्यू कितना है भाई, h का वैल्यू ये रहा 6.62 10 की घात -34। m का वैल्यू कितना है 0.12 गुणा में v का मान है 20। अब इसको बच्चों आप ना कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो बच्चों। मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हम सभी क्वेश्चनों को कवर भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बेस लगाना सिखाया, वैल्यू पुटअप करना सिखाया, फिर आपको भाई कैलकुलेट करना है। देखो पॉइंट से आप पॉइंट को काट दोगे, सिंपली आप पावर को ऊपर नीचे करोगे, गुणा भाग करोगे, बस इतना आपको कैलकुलेट करना है। और जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो आ जाएगा आपका 2.75 10 की घात -34 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कर लीजिएगा बच्चों, मैंने आपको करवा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु को लेना है, वहां पर आपको वोल्टेज शून्य करना है, उस पॉइंट की आपको स्थिति भाई बतानी है। ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए दो आवेश है, एक आवेश आपका यहाँ है और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है। इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट आप बी मान लीजिए। तो पॉइंट ए पर आपने चार्ज रखा हुआ है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, पॉइंट बी पर -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है भैया 16 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कह रहा है कि इस रेखा को मिलाने वाली, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P और यहाँ पर वोल्टेज क्या है भाई आपका 0 है। उसने खुद ने कहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा का किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट आपका P है इस पर जो वोल्टेज है वो आपका 0 है। अब देखिए जो पॉइंट आपका P है इस पर कौन कौन से पॉइंट वोल्टेज उत्पन्न करेंगे, कौन कौन से चार्ज यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। देखिए आपका जो ए बिंदु पर जो चार्ज रखा हुआ है वो बिंदु P पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। और जो बी पर रखा हुआ है चार्ज वो भी P पर विभव उत्पन्न करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिंदु ए के कारण वोल्टेज उत्पन्न होगा और बिंदु बी के कारण वोल्टेज उत्पन्न होगा, और ये दोनों का जो टोटल होगा बिंदु P पर वो BP के बराबर हो जाएगा, राइट। और जो BP का मान है बच्चों 0 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं VA प्लस में जो BP है वो 0 के बराबर होगा। इतना काम हो गया। अब ध्यान दीजिए आप सभी ने बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, V बराबर में KQ बाई क्या होता है, R होता है। तो यहां पर सिर्फ हमें फॉर्मूला अब रखना है। देखिए ध्यान से, तो KQ, तो Q का मान लेते हैं 5 गुणा 10 की घात -8। मान क्या ले बच्चों, दही रखा है। R क्या है, दूरी। तो A बिंदु से P बिंदु तक की दूरी हमें नहीं पता, हम इस दूरी को क्या मान लेते हैं भाई, X मान लेते हैं। ये दूरी आपकी यहां से यहां तक X हो गई, तो ये बची कुछ कितनी हो गई भाई आपकी 16 माइनस की X हो गई। क्यों, क्योंकि कंप्लीट A से B तक की दूरी कितनी है, 16 है। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी X हो जाएगी प्लस Q का मान कितना है, -3 गुणा 10 की घात -8 बटे में R। तो R कितना है, 16 माइनस X इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, इसको हम इधर लेके जाएंगे। देखो ये माइनस का प्लस से माइनस टकराएगा तो माइनस बन जाएगा ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो 5 के 10 की घात -8 बटा में X, इधर जाएगा तो ये 3 के गुणा 10 की घात -8 बटे में 16 माइनस का X हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपका K से आपका K कट जाएगा, 10 की घात -8 से आपका 10 की घात -8 कट जाएगा। यहाँ आपका 5 बटा में X इक्वल टू 3 बटा में 16 माइनस X हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 16 माइनस एक्स से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स से 3x। तो 16 पंजे क्या हो जाएंगे आपके 80 और माइनस का 5x बराबर में 3x। 5x को आप इधर पक्षांतर कीजिए तो 5x 3x में जुड़ेगा तो 8x इक्वल टू 80। x का वैल्यू निकालोगे तो 80 बटा में 8, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x का मान आया 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी तो है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितनी बच गई भाई 10 16 में से जाएंगे तो आपकी 6 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो ए बिंदु से यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश से बिंदु कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, और -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश से बिंदु P को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले तो आपको मैंने बताया है आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा लिखना है, क्या डाटा दिया हुआ है उसको पहले कलेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो ना तो आपको ये पता लग जाता है भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो देखिए आपको आवर्ती दी हुई है कितनी है 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आपको आवर्ती दी हुई है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है भाई 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो इस बात को लिखिए आप, पहले लिखना है आपको प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, इसको हम मान लेते हैं E कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस कितनी है बच्चों -3 जूल है, उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा निकालनी है। तो पहले देखो हम निकालेंगे एक फोटोन की ऊर्जा। जब हम एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लेंगे बच्चों फिर हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे। तो देखिए पहले कैसे निकालोगे, एक फोटोन से उत्सर्जित ऊर्जा, तो एक फोटोन की से उत्सर्जित ऊर्जा को मान लेते हैं E1 और सूत्र हो जाएगा भाई H न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना E बराबर H न्यू। तो H का वैल्यू जमाइए 6.62 10 की घात माइनस 34। बच्चे परमानेंट है, ये क्या है आपका परमानेंट है H का मान, इसको आप याद कर लीजिएगा। 6 गुणा 10 की पावर 14 आपकी आवर्ती हो जाएगी। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो आपका आएगा 39.6 10 की घात माइनस 20 जूल, इसके आसपास बच्चों आपका आएगा। तो देखिए ये तो आया एक फोटोन से उत्सर्जित ऊर्जा। अब हम माना कि फोटोनों की संख्या कितनी है भाई n मान लेते हैं कि माना फोटोनों की संख्या कितनी है भाई n है, n हमने मान ली है। तो कुल ऊर्जा फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर कुल ऊर्जा, भाई एक फोटोन की ऊर्जा हमने E1 मानी है, फोटोन कितने हैं टोटल n है, तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कुल ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। बट हमें निकालना क्या है भाई n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें कुल ऊर्जा का तो मान दिया हुआ है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा n बराबर में E अपॉन में E1 हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो n बराबर E का वैल्यू कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। E1 कितना है आपका E1 आपका है 39.6 10 की घात माइनस 20 जूल आपका होगा। अब देखिए आप पॉइंट को ऊपर ले जाते घात को ऊपर लेके जाओगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, बटे 39.6। बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस कितना आंसर आएगा मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, कैलकुलेट करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों आराम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कुल एनर्जी दी हुई है और आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और आपसे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे।
सबसे पहले लिखना है आपको दिया हुआ डाटा। तो दिया हुआ क्या है आपको भाई, आपको कुल ऊर्जा दी हुई है, तो यहां लिखोगे कुल, या आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। ये हमेशा होती है 2 गुणा टोटल एनर्जी के इक्वल। ये फॉर्मूला है बच्चों, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपकी टोटल एनर्जी है वो -13.6 दी हुई है। आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो ये हमेशा 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की। तो देख सकते हो आप 2 गुणा 10 की घात, सॉरी 2 गुणा -13.6, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी। अब बात करें गतिज ऊर्जा की, तो काइनेटिक जो एनर्जी होती है, जो गति जो आपकी ऊर्जा होती है, ये हमेशा परिमाण में होती है टोटल एनर्जी के। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। जो वेग होगा आपका वो हमेशा कैसा होगा भाई, स्क्वायर में है तो पॉजिटिव देगा, और जो मास होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है, इसलिए आपकी जो गतिज ऊर्जा आती है वो हमेशा प्लस की आती है। इसीलिए टोटल एनर्जी किस में लेनी पड़ेगी, आपको मोड के अंदर लेनी पड़ेगी। तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। यदि आपको काइनेटिक एनर्जी दे दे तो तब भी आप पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बच्चों आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन कैसे भी बनेगा, लेकिन फॉर्मेट एक होगा, फॉर्मूला एक होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका किरण प्रकाशी से। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, फोकस करना है अवतल दर्पण पर, दर्पण कौन सा है भाई, अवतल है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपको v निकालना है। मतलब v निकालना है तो सीधी सी बात है, दर्पण सूत्र तो लगेगा। वे आकार भी ज्ञात करना है एवं आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, यानी कैसा बनेगा, छोटा बड़ा कहां बनेगा, जो भी बात है बच्चों सारी आपको बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले लिखना है आपको दिया गया डाटा। तो आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है भाई, तो आपको आंसर नंबर 10 करना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर आकार क्या है भाई, वस्तु है, मतलब आपको बिंब की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, वस्तु 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। बच्चा दर्पण कौन सा है, अवतल, तो वक्रता त्रिज्या कैसे आएगी, माइनस की यू यू यू, यानी कि जो आपका दर्पण से क्या है वस्तु 23 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यू कैसा आएगा आपका, ये भी माइनस का आएगा। आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपको भाई बी निकालना है, और आपको प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। v निकल जाएगा बच्चों, बाकी का सारा काम हो जाएगा। तो v निकालना है, तो v कैसे निकलेगा भाई, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। u आपको पता है, v आपको निकालना है। क्या आपको फोकस लेंथ पता है, कि फोकस दूरी पता है, नहीं पता गुरुजी, लेकिन हमें r तो पता है ना, R से तो हम F निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है R और F के बीच में रिलेशन से। क्या होता है, R इक्वल टू होता है 2F होता है। अब आपको F निकालना है तो आप R में क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे, तो F बराबर R का वैल्यू कितना है, -40/2, तो यह आएगा -20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, -1/20 इक्वल टू 1/v, और ये -1/में आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए v का वैल्यू निकालना है, इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, ये 1/30 -1/20 आपका रहेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आप क्या लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 30 का डिवाइड करोगे 60 में 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो 2 आएगा, माइनस 20 का दोगे तो क्या आएगा भाई आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो -1/60 आ जाएगा। तो 1/v है तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आपका v का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा भाई, ये आपका -60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आपसे आकार पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आपसे आकार पूछ रहा है, तो आकार कैसे निकालोगे भाई, आप आवर्धन निकाल लीजिए। आवर्धन आ जाएगा तो हम उसको बता देंगे भाई कितना गुणा बन रहा है बिंब की तुलना में। तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u होता है। तो -v का वैल्यू कितना आया, -60 आया,
u का वैल्यू कितना है भाई, -30 है, तो -30 आप यहाँ जमा दोगे। अब देखिए आप माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो -2 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा बच्चों, मात्रक आएगा ही नहीं, आवर्धन मात्रक हीन राशि होता है। -2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब की तुलना में 2 गुना ज्यादा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं भाई, h डैश से प्रेजेंट करते हैं। वो 2 गुना होगा किसके आकार का भाई, बिंब के आकार का, मतलब h के आकार, h को गुना करेंगे ना, बिंब का आकार h से प्रेजेंट किया है, 2 गुना 3, तो ये माइनस का है बच्चों, तो -6 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा आपका प्रतिबिंब का आकार, इतना बड़ा प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति की, तो देख सकते हो आप बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में क्या है भाई, बड़ा है। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दर्पण के आगे बनेगा, आपको लिखना है ये, बिंब का आकार, बिंब प्रतिबिंब का आकार बिंब की तुलना में क्या है भाई, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। और कहां बनेगा, सामने बनेगा प्रतिबिंब, ठीक, कैसे बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। और जो वास्तविक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, हमेशा उल्टे होते हैं, उल्टा बनेगा। ये सारी बातें आपको लिखनी है, आपका कंप्लीट आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। इतना काम कर दोगे ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछ रहा है यंग के द्विछिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फिंज से चौथी दीप्त फिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है बच्चों क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए आप सभी ने यंग का द्विछिरी प्रयोग पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, 2 स्लिट होती है और 2 छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। इससे कैपिटल डी पर क्या होता है, एक पर्दा होता है, ये पर्दा है। यहां आपकी केंद्रीय दीप्त फिंज बनती है और केंद्रीय दीप्त फिंज से ऊपर नीचे एकांत क्रम में आपकी फिंज बनती है। तो देखिए ये आपकी फिंज बन जाएगी, इस टाइप से हम प्रेजेंट कर देते हैं। और जो केंद्रीय दीप्त फिंज थोड़ी सी बड़ी बनानी है बच्चों, सबसे बड़ी होती है केंद्रीय दीप्त फिंज, ऐसे आपकी स्ट्रक्चर बनने वाली। आपसे बात कर रहा है चौथी, कौन सी भाई, चौथी दीप्त फिंज की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं चौथी दीप्त फिंज यहां पर बन रही है, इसको पॉइंट दे दीजिए आप O। तो ये आपकी क्या है, चौथी दीप्त फिंज है, इसको हम मान लेते हैं चौथी है तो x4 इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, आपको छिरियों के बीच की दूरी दी हुई है, मतलब आपको स्मॉल डी दिया हुआ है। छिरिया कह दो बच्चों, चाहे आप स्लिटों के बीच की दूरी कह दो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना है, 0.28 mm है। mm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे भाई, 0.28 गुणा 10⁻³ मीटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है तथा पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी दी हुई मतलब आपको कैपिटल डी दिया हुआ है, कितना है 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फिंज से चौथी दीप्त फिंज की दूरी बच्चों आपको दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको केंद्रीय दीप्त फिंज से चौथी दीप्त फिंज को आपने क्या माना है, x4 माना है, तो आपको x4 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1.2 सेंटीमीटर है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकलवा रहा है, मतलब आपसे लैम्बडा निकलवा रहा है। तो यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों एनवी दीप्त फिंज के लिए, एनवी दीप्त फिंज के लिए आपने फॉर्मूला बाबू पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एक्सन बराबर में एन कैपिटल डी स्मॉल लैम्बडा, स्मॉल के मतलब लैम्बडा तो लैम्बडा ही होता है, स्मॉल की कौन सी बड़ी बात है, स्मॉल डी हो जाएगा। लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा एक्सन गुणा में स्मॉल डी अपॉन में एन कैपिटल डी। बच्चों स्मॉल डी और कैपिटल डी में आपको फर्क करना है, स्मॉल डी तो है स्लिटों के बीच की दूरी, कैपिटल डी है आपके पर्दे के बीच की दूरी, ये आपको समझना होगा। अब देखिए जो आपका एन है वो क्या है आपका 4 है, क्योंकि चौथी दीप्त फिंज की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा लैम्बडा इक्वल टू x4 गुणा में स्मॉल डी का वैल्यू कितना है भाई 0.28 10⁻³ है, अपॉन n 4 है, कैपिटल डी 1.4 है। x4 क्या है भाई, चौथी दीप्त फिंज की दूरी, और कितनी है चौथी दीप्त फिंज की दूरी 1.2 मीटर है।
तो यहाँ पर आप 1.2 जमा दोगे, 0.28 10 की घात -3 अपॉन में 4 गुणा 1.4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर आपका आंसर आएगा। यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो एंगस्ट्रॉम के अंदर तो 6000 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलित कीजिए, यानी विभव निकालना है। 2015 के अंदर बच्चों बाबू क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आपको आवेश कितना दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम, और दूरी कितनी दी हुई है 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आपसे वोल्टेज पूछ रहा है बिंदु करण, तो V बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर का। के का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना है 4 गुणा 10 की घात -9 अपॉन आर का वैल्यू क्या है 9 गुणा 10 की घात -2। देखिए ध्यान से 9 से आपका 9 कट जाएगा, प्लस का 9 पावर और माइनस की 9 पावर कट जाएगी, ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, मतलब 400 वोल्ट बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चित्र में एक ही धातु के बच्चों इस वर्ड पर आपको फोकस करना है, एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रम से ρ1 ओम गुणा मीटर, ρ2 ओम गुणा मीटर है। ρ1 व ρ2 के अनुपात का मान आपको निकालना है। अनुपात बच्चों आपको निकालना है, सिंपल सा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए एक ही धातु के बने हुए हैं बच्चों, मैंने आपको बताया है जब भी धातु की प्रकृति समान होगी तो जो प्रतिरोधकता है वो नहीं बदलेगी, समान ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ρ1 अनुपात जो ρ2 आएगा वो आपका 1:1 आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो R बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 2F। जो आपको फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आप सभी को पता है अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी होती है नेगेटिव, तो माइनस की 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा माइनस का 10 सेंटीमीटर गुणा करोगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। आप 2023 का पेपर लीजिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। बच्चों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किसी धातु का कार्यफल, मतलब आपको फाई नोट दिया हुआ है 1.6 10 की घात -19 जूल। तो दहली आवर्ती यानी कि आपको न्यू नोट का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है फाई नोट बराबर में एच न्यू नोट। तो न्यू नोट का फॉर्मूला बन जाएगा फाई नोट अपॉन में एच। तो फाई नोट का वैल्यू कितना है 3.31 गुणा में 1.6 10 की घात -19 अपॉन में एच का वैल्यू क्या होता है 6.62 10 की घात -34। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों, पॉइंट से पॉइंट गया पहले ऐसा समझो, फिर 2 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, ठीक है। पावर को ऊपर ले जाना, कैलकुलेट करना बच्चों। फाई नोट का जो वैल्यू निकल कर आएगा मैं आप सभी को बता दूं, वो आपका आएगा 8 गुणा में 10 की घात 14। ये आपका कार्यफलन है। कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। पावर को ऊपर ले जाना, ठीक है, पॉइंट को हटाना, फिर पॉइंट हटाने के बाद पावर को ऊपर लेके जाना, 1 को माइनस हो जाएगी, 2 का भाग आप 16 में दोगे तो 8 आ जाएगा, और वहां से पावर माइनस प्लस की 13 1 ऊपर चल जाएगी, तो फिर भी आपकी 14 बच्चों आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में धारा I का मान लिखिए। 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, काफी क्वेश्चन आए थे 2015 में। सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं लगभग 6 से 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, देख सकते हो आप। ये भी 2015 15 और इसके बाद ये भी बच्चों 15 में आया है। तो देखिए I का मान निकालना है बच्चों, ये आपका है KCL यानी किरचॉफ का करंट लॉ, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 5 एम्पियर आई, 2 एम्पियर आई, 4 एम्पियर गई, मतलब 5 और 2 प्लस की लेंगे, आने वाली को प्लस की लेते हैं हम, जाने वाली को माइनस की लेते हैं। ये बच्चों आप उल्टा भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आई, तो आने वाली प्लस की और जाने वाली माइनस की, तो 5 और 2 आई मतलब 7 एम्पियर धारा आई, 4 आपकी बाहर निकल गई,
तो कितनी बच गई भैया आपकी 3 एम्पियर धारा आपकी बच गई। तो आई का मान कितना हो जाएगा, कितनी धारा जाएगी आई से, 3 एम्पियर की धारा जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, इस पे है खतरा, पहले ही बोल देता हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों शायद ये आपके हाफ ईयरली के अंदर भी पूछा गया था, ऐसा कुछ मुझे याद है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों आपकी डायरेक्शन होती है, यहाँ आपका होता है पूर्व, यहाँ होता है आपका पश्चिम, यहाँ आपका उत्तर, यहाँ आपका होता है दक्षिण। ये आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जो तार है आपका पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, मतलब आपका जो तार है कुछ इस टाइप से है, पूर्व से पश्चिम, यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, ये पूर्व है और ये आपकी पश्चिम है। स्थित 2 मीटर लंबा तार है। लंबाई कितनी है भाई इसकी तार की, 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज तार है, क्षैतिज बना दिया। 0.3 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी कि आपको क्षैतिज घटक दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि BH दिया हुआ है 0.3 10⁻⁴ टेस्ला। तार की लंबाई दी हुई है 2 मीटर। इतनी बात हमको समझ में आ गई। क्षैतिज घटक के लंबवत जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसे क्या है भाई, लंबवत है। तो हम यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र दिखा देते हैं, या तो आप बच्चों डॉट से दिखा दीजिए या फिर आपको क्रॉस से दिखा दीजिए। मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ, आप डॉट से दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लंबवत है, तार ऐसा रखा हुआ है, ये आपका क्या है भाई, लंबवत है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे इसको कैसे करना है। लंबवत है बच्चों, पहली बात है कि एंगल है आपका 90 डिग्री। चाल से गिर रहा है मतलब आपका वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तार के सिरों के मध्य आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। याद कर बाबू, ये क्वेश्चन किस डेरिवेशन का पार्ट है। जब भी आप एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक तार को रखते हो तो चालक तार एक बैटरी बन जाती है और बैटरी के सिरों पर जो उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो E बराबर फॉर्मूला आता है VVL sin थीटा। कुछ याद आया होगा, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो E बराबर V का वैल्यू कितना है 5, B कितना है BH लेंगे भाई, क्षैतिज घटक है ना, तो 0.3 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, L का वैल्यू कितना है 2, साइन थीटा आपका 90 है तो 90 जमा देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 0.3 10⁻⁴, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। पॉइंट से आपका 10 कट गया तो 3 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। मतलब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो एक आपका क्या है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आपने विद्युत द्विध्रुव रखा है और आप सभी जानते हो जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें 2 आवेश होते हैं और 2 आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। आपसे पूछ रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q है कुल आवेश, तो कुल आवेश आप देखोगे प्लस का Q है और माइनस का Q है, ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आवेश भाई 0 आ जाएगा। तो फाई E बराबर आ जाएगा 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 0 मिलेगा, यानी कि जो आपका फ्लक्स है बाबू वो 0 आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। देखिए क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है,
एक आपका क्या है, आवेशित गोलीय कोष है। गोलीय कोष का है, इसका मतलब क्या है भाई, गोलीय कोष कह सकता है, गोलीय चालक कह सकता है। तो गोलीय कोष में जो आवेश फैलता है वो हमेशा सतह पर फैलता है। तो आवेश आपका सतह पर फैल गया। मानते हैं क्यों आवेश फैल गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सतह पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो कितना है भाई, 10 वोल्ट है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां पर आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। कर लिया। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का आपको मान निकालना है। तो केंद्र से इतनी दूरी पर आपको वोल्टेज निकालना है। देखो बच्चों, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, इतना खास में लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों मैं इस क्वेश्चन को लॉजिक से करवा देता हूं, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है ना वो पूरी अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए लॉजिक क्या है, समझना ध्यान से आप सभी। फ्लक्स होता है फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। जो Q का वैल्यू है वो आपको 0 दिया हुआ है। Q का वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो फ्लक्स होने वाला है वो भी आपका भाई 0 हो जाएगा। तो Q का मान 0 क्यों है, क्योंकि अंदर तो बच्चों कोई आवेश होता ही नहीं, गोलीय कोष है ना ये, तो गोलीय कोष के अंदर आवेश नहीं होता है। तो इसीलिए जो आपका फ्लक्स है वो क्या आ गया भाई, आपका 0 आ गया, राइट। अब जब फ्लक्स आपका 0 का फॉर्मूला होता है फाई बराबर E.A होता है, ठीक है। अब आपका फ्लक्स बच्चों 0 आ गया, तो E गुणा में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। E का वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र आपका 0 आ गया। विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज में आपने संबंध पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, E डॉट में D होता है। तो V बराबर 0 गुणा में क्या हो जाएगा, D। तो आपका वोल्टेज क्या आ जाएगा भाई, 0 निकल कर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को डील करते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसमें पूछ रहा है 10 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है, को श्रेणी संयोजन तत्पश्चात, पहले आपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उसके बाद आपने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद तुल्य धारिता आई दोनों कंडीशनों के अंदर, उनका आपको गुणनफल लिखना है। कितना गुणनफल का आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिए संधारित्र एन का वैल्यू कितना है भाई, 10 संधारित्र है, धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है। यदि आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो CS में, तो फॉर्मूला होता है NC। तो n का वैल्यू 10 गुणा में 10 कितना आ जाएगा भाई, आपका 100 माइक्रोफैरड आपकी धारिता आ जाएगी। बात करें पैरेलल में जोड़ते हैं तो धारिता का फॉर्मूला आता है C बटा में N आता है। C कितना है आपका 10 है, N का वैल्यू 10 है, तो आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी भाई 1 माइक्रोफैरड। आपसे इनका मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई की धारिता को मान लेते हैं हम C। तो CS गुणा में CP करना है। CS आपका 100 है, CP आपका 1 है, 100 से आपका 1 मल्टीप्लाई होगा तो 100 माइक्रोफैरड आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, लेकिन क्या है बच्चों गलती कर देते हो आपको फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। तो फॉर्मूले आपको भाई ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले का जो क्वेश्चन है वो तो फॉर्मूले वैसे ही होंगे और बच्चों को कोई उपाय है भी नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि 4 माइक्रोफैरड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पूर्णतः भर दिया जाए। तो देखो ये माध्यम धारिता होती है CM बराबर होती है K गुणा में निर्वात की धारिता। अब आपने माध्यम भर दिया है 2, शुरुआत में धारिता कितनी थी भाई 4 थी, तो नई धारिता पूछ रहा है CM। तो CM कितनी हो जाएगी भाई आपकी 8 माइक्रोफैरड आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी। तो 8 माइक्रोफैरड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये थे 2011 से लेकर 2015 तक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 2016 से लेकर 2023 के क्वेश्चनों को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की एक ही दवा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, बस काम आपका हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।